हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये है आपके क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। और प्लांट्स में भी क्या न्यूट्रिशन वो लोग खुद बनाते हैं, मतलब वो फूड क्या अपना सारे प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं क्या? या फिर अगर कोई प्लांट अपना फूड खुद नहीं बनाता तो क्या वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है? क्या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है? यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, ग्रो, रिपेयर, वॉर्न आउट सेल्स एंड रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं बच्चों, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड तो चाहिए ना। जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, ग्रो करने के लिए चाहिए, अपने जो सेल्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, इसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और इनको ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स फूड में से मिलेंगे ना, फूड लेंगे तभी होगा। अब इनके पास हमारी तरह मुंह तो होता नहीं कि वो खाएंगे चबा चबा के, तो जो फूड होता है उसी में से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, और एनिमल जैसे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं, इन सबको न्यूट्रिएंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है तो इसी के ऊपर हम लोग ये टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। अब न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? वो प्लांट जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते तो वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। आप सबको पता है ना कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर क्यों होता है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसकी वजह से। अब जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है तो वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करना मतलब क्या? फंसाना। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होगा और वो क्लोरोफिल पिगमेंट ही सनलाइट को ट्रैप करता है, फंसा लेता है, मतलब ट्रैप कर लेता है, और उसकी एनर्जी में से वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर इन द फूड इज मेड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप क्या बोलेंगे कि वो न्यूट्रिशन जिसमें फूड एक ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं ना किचन में, हम तो कोई बाहर से बनवाते नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं बेटा। खाना बनाना मतलब क्या कि जैसे हम लोग फिर भी प्लांट्स और फ्रूट्स ये सब लेके आते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो हमारा खाना हमारी बॉडी में नहीं बनता, लेकिन ये प्लांट जो है इनका खाना तो इनकी बॉडी में ही बन जाता है। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट। अपने खुद के लिए ही नरिशमेंट करना। और वो ऑर्गेनिज्म ये जो इस तरह का खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि उन सब में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और खाना बन जाएगा। दे मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बट उसके लिए उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो असली में डिटेल में हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या होता है। यहाँ पे जो वर्ड है ना फोटो, इसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? पुटिंग टुगेदर, मतलब लाइट को लेकर आप बाकी सारी चीज़ें एक साथ रखते हो, उसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब इसमें होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन सबको साथ रखते हो ताकि आप अपना खाना बना सको सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए, प्लस सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होगा जो सनलाइट को ट्रैप करेगा।
तो ये सारी चीज़ें चाहिए ताकि वो प्लांट्स अपना खाना बना सके। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर कलेक्टेड बाय द प्लांट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो ये सब उनको कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, है ना, ये सब कहाँ से मिलता है? उनके सराउंडिंग में से मिलता है। सराउंडिंग मतलब यहाँ पे आसपास की सारी जगह से मिलता है। ये इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा वाटर एंड मिनरल्स। तो जो रूट सिस्टम है प्लांट्स का, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? सॉइल में से, राइट। तो जो रूट सिस्टम है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल सॉइल में से, ठीक है। ये अगर सॉइल में से एब्जॉर्ब किया तो प्लांट के हर पार्ट तक कौन ले जाएगा? कोई तो होना चाहिए ना। रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वाटर को, मिनरल्स को। सो रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट रूट से वही चीज़ फिर ऊपर तक जानी चाहिए ना, प्लांट्स के हर पार्ट तक जाना चाहिए। तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब वाला स्ट्रक्चर, जो टिश्यूज़ होते हैं असली में, उनको बोलते हैं जाइलम। तो ये जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए नीचे से वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ये सब ऊपर जाते हैं और प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। तो हमने देख लिया कि वाटर और मिनरल्स प्लांट को कैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट को? तो जो लीव्स होती है ना, प्लांट्स की लीव्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आखिर लीफ में जाता कैसे है? कौन से रास्ते से जाता है? क्या कोई खिड़की होती है जो खुल जाती है, अंदर चला जाता है? ऐसा देखो, इसी के बारे में देखेंगे डिटेल में। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के नीचे की तरफ, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसके नीचे की तरफ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, उसी तरह से लीव्स के अंडर साइड में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते बेटा, नेकेड आई से देख नहीं सकते, बट माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो बहुत छोटे छोटे ये पोर्स आपको दिखेंगे। और वो पोर्स के आसपास, वो पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। एक पोर होगा ना तो स्टोमा, और एक से ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होता है उसके दोनों तरफ, जैसे ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है वो स्टोमेटा है, इसके दोनों तरफ देखो क्या है, इसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं। यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसे हैं? फूले हुए हैं, राइट। ये गार्ड सेल्स कैसे फूल गए? क्योंकि जब पानी आया, पानी, मिनरल्स आए, लीव्स तक पहुँचे, तो गार्ड सेल्स में भी पानी गया, तो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं। जब भी गार्ड सेल्स फूल जाते हैं तो ये बीच का जो रास्ता है, ये स्टोमा मतलब ये पोर, वो खुल जाता है। अब जब ये खुलेगा तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, हाँ, ऑक्सीजन बाहर निकल सकता है, यस, फिर वाटर भी बाहर निकल जाता है और ये लोग अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर यहाँ पे देखो, ये जो पूरा गार्ड सेल्स है, स्वोलन है, इसमें वैक्यूल का देखो डायग्राम दिया हुआ, वैक्यूल देखो कितना बड़ा है। सो कोई भी प्लांट सेल होता है ना, उस प्लांट सेल में सबसे बड़ा होता है वैक्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सब। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है उसी के अंदर तो क्लोरोफिल होता है, और हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, तो इस तरह बना दिया। तो जब गार्ड सेल्स खुले होते हैं तो ये स्टोमेटा दिखता है, जब गार्ड सेल्स बंद होते हैं तो स्टोमेटा दिखता नहीं है। तो कोई भी गैस या वाटर ना तो अंदर जा सकता है ना तो बाहर निकल सकता है, ऐसा। चलो आगे देखें यहाँ पे। सो व्हेन वाटर इज टेकन अप इनटू द लीव्स इट एंटर्स द गार्ड सेल्स एंड कॉजेज देम टू स्वेल। तो जब वाटर लीव्स में जाता है तो ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं। जब ये फूल जाएंगे तो बीच का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, ओके। इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। अब एक होगा तो उसको स्टोमा बोलेंगे। और जब इसी में से पानी निकल जाता है ना, व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द गार्ड सेल्स दे श्रिंक एंड द गैप इज क्लोज्ड। जब इसी गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है, ये जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है, इनमें से जब पानी निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, ये बंद हो जाएगा इस तरह से। तो स्टोमा, जो स्टोमेटा दिख रहा था वो बंद हो जाएगा ना दिखना, ओके। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो एक्सचेंज हो रहा था पहले यहाँ से, फिर वो एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। सो बच्चों अब देखते हैं लाइट। तो लाइट किस तरह से हेल्प करती है? क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इतना तो हमें पता है कि जो सनलाइट हमें चाहिए, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जो लीव्स में होता है ना वो। सेल्स ऑफ द लीव्स हैव स्पेशल क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जो लीव्स के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? सेल्स, प्लांट सेल के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सनलाइट आई तो वो सोलर एनर्जी है, उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, ठीक है।
और फिर उसी एनर्जी से खाना बनाया जाता है। सो प्लांट्स अपना खाना इस तरह से बनाते हैं, राइट। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा डायग्राम है, लीफ का है। अब लीफ का जो क्रॉस सेक्शन होगा ना, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है दिखेगा। उसमें नीचे यहाँ पे स्टोमा है। स्टोमा मतलब ये एक स्टोमेटा है, ठीक है, एक है इसलिए स्टोमा लिखा है यहाँ पे। और ये जो है सारे अंदर क्या है, वो प्लांट सेल्स हैं। तो प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का ये दिख रहा है अंदर, वो है क्लोरोफिल। ये पूरा है प्लांट सेल। इसमें बड़ा सा ये वाइट वाला पार्ट है ना, बड़ा वाला पार्ट, दैट इज़ वैक्यूल। और इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है ये, दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। सो प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर होता है सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और फिर उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझाया हुआ है कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए। सो क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिससे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और वहीं से एनर्जी मिलती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर कहाँ से करता है, लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसी के ज़रिए एंटर करता है। फिर पानी भी चाहिए ना, पानी और मिनरल्स कहाँ से आते हैं, नीचे से आते हैं, रूट्स में से, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में ये सब यूज़ होता है और फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और प्लांट्स का खाना। प्लांट्स का खाना क्या है, देखो बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स एज फूड। सो प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया। अब सारा का सारा खाना वो लोग तुरंत नहीं खा जाएंगे, कुछ खाना वो लोग खाएंगे तुरंत ही यूज़ करेंगे, और फिर बाकी सारा जो होगा वो प्लांट्स उसको स्टोर कर देंगे। तो जब प्लांट्स अपना इस ग्लूकोज जो ये खाना है इसको स्टोर करते हैं ना, तो वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो आपको आगे आएगा। अब इसी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एक गैशियस वेस्ट निकलता है, उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि ये एक वेस्ट की तरह है, तो वो बाहर निकलती है गैस, स्टोमेटा के ज़रिए निकलता है, ठीक है। और ये केमिकल इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको टिक कर लेना, इसको याद कर लेना। हो सकता है ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जाए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए आपको, तभी जाके रिएक्शन होगा। और रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, तब जाके ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा, प्लस एक्स्ट्रा वाटर भी थोड़ा निकलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द synthesized glucose is primarily utilized by plants for immediate energy needs and various metabolic processes। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज बना ना, वो ग्लूकोज प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। इमीडिएट एनर्जी अगर कुछ चाहिए, तुरंत प्लांट को कोई एनर्जी चाहिए तो उसके लिए बनाएंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे, बाकी जो बच जाएगा ना उसको स्टोर कर लेंगे। सो इमीडिएट एनर्जी नीड्स के लिए ये ग्लूकोज यूज़ करेंगे, और बाकी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी सेल के अंदर प्रोसेस होते हैं ना अलग अलग, वो। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको कन्वर्ट करेंगे स्टार्च के फॉर्म में। तो एक्सेस ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन वेरियस प्लांट पार्ट्स। एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देंगे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में। कहाँ पे स्टोर करेंगे, रूट्स, ट्यूबर्स, सीड्स, इन सब में। और ज़्यादातर जो प्लांट्स ये फूड स्टोर करते हैं जिस पार्ट में, उसी पार्ट को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। ऑक्सीजन और वाटर भी प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट के तरीके से। मतलब वो मेन प्लांट्स को वो मेन चीज़ तो नहीं चाहिए था ना, प्लांट्स को क्या चाहिए था, ग्लूकोज। सो ये बनाते वक्त ऑक्सीजन और वाटर भी निकल गया, ठीक है। फिर द फूड synthesized in the leaves is transported to all parts of the plant through a network of pipe-like structures called the phloem। अब जो प्लांट ने खाना बनाया, ठीक है, ग्लूकोज बनाया, अब प्लांट्स ने जो ग्लूकोज बनाया वो ज़्यादातर लीव्स में बनता है, बट प्लांट्स के हर पार्ट को खाना चाहिए ना। खाना तो प्लांट के हर पार्ट को चाहिए, रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ब्रांचेस को भी चाहिए, सबको चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए। सो वो जो बना हुआ खाना है, ग्लूकोज है, वो प्लांट के हर पार्ट तक ले जाने के लिए कोई ना कोई पाइप कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो पाइप के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, असली में उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, और वो टिश्यूज़ का नाम है फ्लोएम। सो प्लांट्स के सारे पार्ट में वो पाइप के जैसे स्ट्रक्चर हैं, फ्लोएम है, और उस फ्लोएम में खाना ट्रांसपोर्ट होता है, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर इधर हर तरफ जाता है खाना, ठीक है। सो प्लांट को जो खाना पहुंचाने का काम अंदर कौन करता है, प्लांट के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लोएम। फ से फ्लोएम, फ से फूड, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों,
देखो यहाँ पे साइंस इन कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो जिनके पास ये बुक है वो ध्यान से बेटा देखना, ठीक है। जो आपको लगे कि यार ये क्या है, अरे ये क्या है, तो गूगल इमेजेस में जाओ, उसमें से फाइंड आउट करो, टाइप करो साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। बिसाइड ग्रीन प्लांट्स देर आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स के सिवाय भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? आल्गे। क्या बोलते हैं? आल्गे, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जैसे फर्न्स है, मॉसेस है, इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। चलो देखें आगे। अब आगे यहाँ पे बच्चों एक्टिविटीज़ है, तो जैसे ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्लांट अपना खाना स्टोर करेंगे, तो प्लांट्स के पार्ट में स्टार्च होगा, तो कहीं ना कहीं पे स्टार्च उनको दिख जाना चाहिए ना। तो स्टार्च देखने के लिए हमें स्टार्च टेस्ट करने के लिए ये प्रूव करना है कि भाई प्लांट्स के पार्ट्स में स्टार्च भी होता है। तो उसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए? आपको आयोडीन चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, बंसन बर्नर, ये बर्नर चाहिए, और टेस्ट ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए, अल्कोहल, वाइट ट्रे, पॉटेड प्लांट, ये सब चाहिए। फिर यहाँ से पानी गर्म करेंगे, नीचे राइट यहाँ पे है बॉइलिंग अ लीफ इन द अल्कोहल। अल्कोहल में लीफ को डाल के रखा है, इसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पूरा अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आयोडीन इन लीफ ए डज नॉट चेंज इन इट्स कलर। सो लीफ ए में यहाँ पे है, तो इसमें आयोडीन जो है वो अपना कलर चेंज नहीं करता। लेकिन जो लीफ बी है, मतलब 2 लीफ यूज़ की गई थी, ठीक है। तो लीफ बी के अंदर लीफ बी ने आयोडीन जो है वो उसका कलर चेंज हो गया। आयोडीन का कलर हो गया ब्लू ब्लैक, जिसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। बेटा ये इस तरह की एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि देखो अगर स्टार्च होगा तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और आयोडीन को ब्लू ब्लैक कलर कर देगा। बस इतना पता था सबको, तो उन्होंने सोचा कि यार अगर स्टार्च प्रूव करना है कि भाई इसमें स्टार्च है, सो जिस चीज़ में स्टार्च होगा उसमें आयोडीन डाल देना, और आयोडीन जो होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है टू डेमोन्स्ट्रेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये बच्चों आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें ना एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया है कॉनिकल फ्लास्क, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हम लोग ज़्यादा अभी करेंगे नहीं। यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी भी देखो लिखी हुई है, टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो उसके लिए भी देखो अलग अलग मटेरियल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये डिस्कस कर लेते हैं साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय लीव्स टू प्रोड्यूस द फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो दिन के टाइम पे देखो क्या होता है, दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन भी अंदर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी रेस्पिरेशन करना होता है। लेकिन ज़्यादातर पता है क्या होता है दिन के टाइम पे ज़्यादातर ये लोग ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं, तो बहुत सारा ऑक्सीजन निकलता है। आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकल रहा है। हाँ भाई होता है, रेस्पिरेशन इसमें भी होता है, बट ज़्यादातर क्या होगा, दिन के टाइम पे ज़्यादातर ऑक्सीजन निकलता हुआ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन बनाने का काम मेन होगा, और रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दिन के टाइम पे ज़्यादातर ऑक्सीजन निकलता है और रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रात के टाइम पे क्या होता है, खाली रेस्पिरेशन होता है। जैसे हम लोग नहीं रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, तो वही काम प्लांट्स रात को करते हैं। क्यों रात को ऐसा होता है? क्योंकि रात को देखो सनलाइट नहीं होती ना, रात को सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, अगर वो नहीं होगा सो ऑक्सीजन निकलेगा नहीं, सो क्या निकलता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन ये प्लांट्स लोग अपना कार्बन डाइऑक्साइड खुद यूज़ कर लेंगे। चलो आगे देखें। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बच्चों नेक्स्ट पेज में यहाँ पे रीड एंड रिवाइज एंड रिकॉल है, तो इसमें हम लोग देखते हैं द पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट द फूड इन प्लांट्स आर कॉल्ड। बेटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है क्या है, फ्लोएम है। क्या है बेटा, फ्लोएम। फिर नेक्स्ट
कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स में जाता है ना, तो वो कौन सी ओपनिंग से जाता है? थ्रू स्टोमेटा। फिर क्लोरोफिल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्लोरोफिल जो है वो कौन सी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को। द वाटर टेकन अप इनटू द लीव्स मेक्स द गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स में वाटर जाता है, ठीक है, जब गार्ड सेल्स लीव्स ले लेती है ना, सॉरी, जो लीव्स के अंदर पानी जाता है ना, तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, स्वेल। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। आगे देख ले बेटा। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। सो कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, या फिर वो ऐसी एरिया में है जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलती उनको, मतलब मान लो ऐसा अंधेरा वाला एरिया है, या फिर आसपास में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनकी वजह से उनको सनलाइट नहीं मिल पाती। इसी तरह से जो कुछ प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स दूसरे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स की बॉडीज़ में से, दूसरे एनिमल्स की बॉडीज़ में से लेते हैं, या फिर उसी के अंदर चले जाते हैं, उन्हीं की बॉडीज़ में से लेते हैं, है ना, या फिर कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के ऊपर से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर, और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। सो दूसरे में से न्यूट्रिशन लेना, दूसरे में से नरिशमेंट लेना। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, है ना। सो वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है? यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। एक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तीसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इनमें होता है, और चौथा है सिम्बायोसिस, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सर्टन प्लांट्स, दैट इज पैरासिटिक प्लांट्स, ऑब्टेन न्यूट्रिशन कंप्लीटली और पार्शली फ्रॉम अदर प्लांट्स। मतलब ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स पे या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनमें से न्यूट्रिशन वो कंप्लीटली ले लेंगे या फिर पार्शली लेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पैरासाइट्स आर कॉल्ड होस्ट। अ पैरासिटिक प्लांट स्लोज डाउन द होस्ट प्लांट्स ग्रोथ, सो इट इज़ हार्मफुल टू इट्स होस्ट। अब देखो, जो प्लांट अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स दूसरे पैरासाइट को दे रहा है, सो वो प्लांट होस्ट कहलाता है, ठीक है। और जो पैरासिटिक प्लांट होगा ना, वो अपने होस्ट प्लांट के ग्रोथ को रोक देगा, स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। इसीलिए एक पैरासिटिक प्लांट जो है वो होस्ट प्लांट के लिए हार्मफुल है। अब इसके एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे एग्जांपल है ना, कुस्कुटा, राइट, या फिर कसकुटा, जो भी आप बोलो, उसका दूसरा नाम है डॉडर। तो वो एक ऐसा प्लांट है जिसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं उसमें। इट सक्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू एडवेंटिशियस रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया। तो ये कसकटा प्लांट ना एकदम अजीब है। ये क्या करता है? ये होस्ट प्लांट के अंदर से न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। अब कोई तो चाहिए खींचने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है? उसके पास में एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जिनके ज़रिए ये एडवेंटिशियस रूट्स उस प्लांट के अंदर जाएंगे और उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स को होस्टोरिया बोलते हैं। इसीलिए जो कसकटा है वो टोटल पैरासाइट कहलाता है, क्योंकि इसको सारा खाना, सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो अपने होस्ट प्लांट में से ही ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और है, रेफ्लेसिया जो है, रेफ्लेसिया एक पैरासाइट है जो कि टेट्रास्टिग्मा प्लांट के ऊपर रहता है, पूरा डिपेंडेंट है इसी पे। तो इसमें रेफ्लेसिया जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ना अपने होस्ट प्लांट टेट्रास्टिग्मा पे, ठीक है। यहाँ पे कसकटा जो है वो एक होस्ट ट्री के ऊपर है, यहाँ पे दिखा है, ठीक है। आप गूगल इमेजेस में भी देख सकते हैं बच्चों। अब आगे देखें, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं मिसलटो प्लांट। मिसलटो प्लांट जो है वो पैरासाइट है, लेकिन वो पार्शियल पैरासाइट है। तो मिसलटो प्लांट के पास में ग्रीन लीव्स है, मतलब ये क्लोरोफिल इसमें हो सकता है, राइट। इसमें मतलब फोटोसिंथेसिस इसमें हो सकता है क्योंकि क्लोरोफिल होगा इसमें। तो ये प्लांट ज़्यादातर वाटर और मिनरल्स अपने होस्ट प्लांट में से लेता है।
इसीलिए मिसलटो को बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, क्योंकि वो होस्ट प्लांट में से खाली वाटर और मिनरल्स को ले रहा है, बाकी अपना जो ग्लूकोज है वो तो खुद ये बना पा रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है, इसलिए इसको पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। सो बच्चों, हमने क्या देखा कि जो मिसलटो प्लांट है उसके पास ग्रीन लीव्स है, मतलब उसके पास में क्लोरोफिल है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसमें ना प्लांट क्या करता है कि उसको वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होस्ट प्लांट में से ले लेता है। तो आधा काम उसका हो गया है क्योंकि क्लोरोफिल था, आधा काम बाकी है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट्स। सो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट या एनिमल की डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ पे डिपेंड करते हैं, मतलब मर गया है कोई प्लांट या कोई एनिमल बेचारा मर गया है, सड़ रहा है, सो उसके ऊपर से, उसकी बॉडी के ऊपर से न्यूट्रिशन वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइट्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, क्या करते हैं, वो आगे देखते हैं। देखो, organisms such as fungi produce enzymes that break down plant and animal matter into liquids which can be absorbed by the root like structure called mycelium। तो यहाँ पे ना फंगी के बारे में बताया है। आप बोलोगे सर फंगी के बारे में इसमें क्यों बताया, डायरेक्ट नहीं बताए थे कि वो वाला प्लांट ये वाला प्लांट, नहीं, फंगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखो फंगी क्या करता है, फंगी के अंदर एंजाइम्स होते हैं ना, तो वो एंजाइम छोड़ता है और जो भी प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी होगी ना, डिकेइंग बॉडी, उसके ऊपर जब ये एंजाइम जाएंगे तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करेंगे तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। बाद में जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो फंगी अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर माइसेलियम की हेल्प से उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। अब अगर ये फंगी ने ये वाला काम कर दिया तो कोई है जो इसका फ़ायदा उठाएगा। बाकी सारे प्लांट्स जो है ना बेटा, बाकी सारे प्लांट जिनको ये न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो इस फंगी से ले लेंगे। जैसे प्लांट सच एज इंडियन पाइप, कोरल रूट, बर्ड्स नेस्ट, ऑर्किड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द माइसेलियम ऑफ दिस फंगी। तो फंगी के माइसेलियम ने ये सारा काम किया। अब माइसेलियम ने सारा हार्डवर्क कर लिया, लेकिन जिन प्लांट्स को चाहिए था ना वो बहुत चालाक निकले। वो प्लांट्स इस माइसेलियम में से, फंगी के माइसेलियम में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनका काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फंगी इनका बेस्ट फ्रेंड निकला ना, फंगी के माइसेलियम ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया डेड एंड डिकेइंग बॉडी में से, ठीक है, और उसी में से बाकी सारे जो प्लांट्स हैं, इंडियन पाइप, कोरल रूट, है ना, इन सब ने न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब यहाँ पे देखो नोट है, फंगी वर अर्लियर थॉट टू बी प्लांट्स बट नाउ दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू अ सेपरेट ग्रुप ऑफ देयर ओन। पहले फंगी को ना प्लांट ही बोलते थे, लेकिन फंगी की ऐसे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जब पता चले तो फंगी को अलग ही पूरा कर दिया, प्लांट, एनिमल, और अलग से एक कैटेगरी बना दी जिसमें फंगी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बर्ड्स नेस्ट, ऑर्किड, उसका पूरा यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। इसका दूसरा नाम है नियोटिया नाइडस एविस, और यहाँ पे मिसलटो है, उसका फोटो है। सबसे बेस्ट पता है क्या होगा, गूगल इमेजेस में देखिए, आप देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस और ये सब मिल सकते हैं। एक पिक्साबे और पिंटरेस्ट करके एक वेबसाइट है, उस पर से मिल सकता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब इंसेक्ट दिखा, इंसेक्ट मतलब कीड़ा। तो ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन हार्श सॉइल कंडीशंस वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सच प्लांट्स देयरफॉर डिपेंड अपॉन एनिमल सोर्सेज टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। अब देखो क्या बोला गया इसमें, कुछ प्लांट्स ना ऐसी सॉइल में जन्म लेते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसी सॉइल में होते हैं जहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन होता ही नहीं है, नाइट्रोजन के कंपाउंड की कमी होती है। अब प्लांट्स को भी तो नाइट्रोजन चाहिए, सो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अगर सॉइल में से नहीं मिलते तो उनके पास क्या दूसरा रास्ता है, वो दूसरे एनिमल में से नाइट्रोजन ले लेंगे। सो देयरफॉर दे डिपेंड अपॉन एनिमल सोर्सेज, एनिमल की बॉडीज़ पे वो डिपेंड करते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन की जो कमी है ना, जो सॉइल में नाइट्रोजन उनको नहीं मिला, वो नाइट्रोजन उनको उन एनिमल्स की बॉडी में से मिल जाएगा, मतलब इंसेक्ट्स में से मिल जाएगा। अब ये प्लांट्स इंसेक्ट को अपने पास बुलाएंगे, आवाज़ लगा के भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नहीं, ये प्लांट्स इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव स्मेल और इनका जो जूस होता है नेक्टर, उससे
उससे वो इंसेक्ट्स इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और आ जाते हैं, और जब आ जाएंगे तो वो ट्रैप में फंस जाएंगे। जैसे वो ट्रैप है उसमें फंस जाएंगे तो ट्रैप बंद कर देंगे, ठीक है। सो हो सकेगा तो मैं इसका जो पिक्चर है या फिर GIF है कोई एनिमेशन इसमें डाल दूंगा। द प्लांट्स दैट ट्रैप एंड कंज्यूम इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसको बोलते हैं? वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, मतलब फंसाते हैं और उनकी बॉडीज को खा जाते हैं, कंज्यूम करते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। इसको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये जो ट्रैप होता है ना, ये जो ट्रैप होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है? ये प्लांट को पता कैसे चलता है कि इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आया? हाँ, कैसे पता चलेगा? तो जो ट्रैप है वो एक्टिवेट कब होता है? जब इंसेक्ट इनके लीफ को टच करता है, इनके लीफ पे इंसेक्ट आके अगर जब बैठता है ना, जैसे इनकी लीफ है तो इस पर इंसेक्ट आके बैठा तो उनको पता चल जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, बहुत ही फेमस एग्जांपल है वीनस फ्लाईट्रैप। आपने इसके एनिमेटेड वीडियोस या फिर इसके छोटे वीडियोस आपने देखे होंगे कि कैसे वीनस फ्लाईट्रैप किसी इंसेक्ट को ख़त्म करता है, अपने अंदर छिपा लेता है। ऐसे जैसे इंसेक्ट आता है, यहाँ पे मान लो इंसेक्ट आया तो दोनों तरफ से ऐसे बंद कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा उसका फोटो है, ये रहा ऐसे, ठीक है। सो सम एग्जांपल्स आर इंसेक्टिव आर वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, ब्लैडर वॉट एंड सनड्यू। तो ये एग्जांपल में से एटलीस्ट आपको एक या दो एग्जांपल तो याद कर लेने चाहिए। सबसे फेमस वाला ये होगा वीनस फ्लाईट्रैप। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप। अब देखो वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में यहाँ पे समझाया हुआ है कि क्या होता क्या है इसलिए में। देखो जो वीनस फ्लाईट्रैप की जो लीफ है ना, ये लीफ पे देखो कांटे जैसा दिख रहा है आपको, ये कांटे जैसा। तो ये कांटे जैसे इनके स्टीफ हेयर होते हैं और उसी स्टीफ हेयर पे ये स्टीफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनकी एजेस पे। और इनकी जो पूरी लीफ है ना, वो पूरी लीफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस तरह से आपको दिख रहा है ना। तो ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट, ऐसा, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आधी लीफ इधर, आधी लीफ इधर, ऐसा, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आपका इसमें फोटो डाल दूंगा ताकि आप देख सको। सो लीफ के दो पार्ट्स होते हैं और जो बीच वाला पार्ट होगा ना, मिड रिब, वो हिंज के तरीके से काम करता है। जैसे दरवाज़ा नहीं बंद होता वैसे हिंज के तरीके से वो काम करता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके लीफ पे बैठता है, ये टाइटली शट डाउन हो जाता है, शट कर देता है पूरा, और अंदर इंसेक्ट फंस जाता है और उसी की बॉडी को फिर ख़त्म कर देता है। ये उसकी बॉडी को ये तोड़ डालते हैं, अंदर से जो डाइजेस्टिव जूस है वो निकालते हैं और इसकी बॉडी पूरी डिकम्पोज होने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। सो बच्चों अब देखते हैं पिक्चर प्लांट के बारे में। द पिक्चर प्लांट हैज़ अ पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर फिल्ड विथ अ डाइजेस्टिव लिक्विड। तो जो पिक्चर प्लांट होता है वो कुछ इसका ऐसा शेप का होता है, ठीक है। पिक्चर जैसा उसका फेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस भरे होते हैं। इट हैज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स माउथ। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये इस तरह से, जैसे ये खुला है और ऊपर ढक्कन है ना, जैसे ऊपर ढक्कन होता है ना, वैसे ये ढक्कन है तो ऊपर का वो पूरा बंद हो जाता है। द एज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पिक्चर इज स्लिपरी। When an insect sits on its leaf, the lid closes and the insect gets trapped inside the picture. अब एक्चुअली में होता क्या पता है, जैसे कोई इंसेक्ट आके उड़ के यहाँ पे बैठता है ना, तो यहाँ की एज पे वो बैठने का ट्राई करता है, लेकिन एज इतनी स्लिपरी होती है ना कि वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता, और वो स्लिपरी होने की वजह से ये इंसेक्ट इसी के अंदर गिर जाता है और ऊपर से ये फिर लीड बंद हो जाती है। इस तरह से जब इंसेक्ट अंदर जाएगा तो अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है उसकी हेल्प से ये इंसेक्ट को पूरा ख़त्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है स्लीपरी वॉल टू प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम एस्केपिंग। यहाँ पे स्लीपरी वॉल होती है, जैसे इंसेक्ट को लगेगा यार यहाँ पे बैठने का चांस तो है, तो वो बैठेगा, लेकिन स्लीपरी वॉल होने की वजह से वो अंदर फिसल जाएगा और अंदर चला जाएगा, ठीक है। लीफ ब्लेड मॉडिफाइड इनटू द शेप ऑफ अ पिक्चर। ये लीफ की जो ब्लेड है ना वो इस तरह से बनी हुई है पूरी लीफ के जैसा, और ये उसका पैटियोल, लीफ का पैटियोल ये है, और ये उसका है लीफ की ब्लेड, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, सनड्यू प्लांट जो है उसके अंदर एक लंबा सा नीडल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। सनड्यू प्लांट में एक लंबा सा नीडल के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको टेंटिकल्स बोलते हैं, और इस टेंटिकल्स के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। सो द सनड्यू प्लांट हैज़ लॉन्ग नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंटिकल्स कवर्ड विथ अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। तो अगर म्यूकस पूछा जाए तो किस में लिखोगे? सनड्यू प्लांट में है। फिर वंस एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट गेट्स कॉट इन द म्यूकस। जैसे इंसेक्ट सनड्यू प्लांट के ऊपर बैठता है ना,
तो उसके वो जो म्यूकस होता है वो म्यूकस के वजह से उसमें फंस जाता है, और जो टेंटिकल्स होते हैं वो टेंटिकल्स दे फोल्ड इनवर्ड, मतलब ऐसे टेंटिकल्स हैं तो वो टेंटिकल्स ऐसे बंध जाते हैं, फोल्ड इनवर्ड्स। मान लो ये मेरी उंगलियां हैं, वो टेंटिकल्स हैं, तो टेंटिकल्स इस तरह से अंदर बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है। अब बच्चों बात करते हैं सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन between two or more organisms in which food and shelter are shared by both the organism। तो सिम्बायोसिस क्या है? एक टाइप का म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है। म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब दोनों के लिए फ़ायदे वाला रिलेशन है, जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड और शेल्टर के लिए। मान लो दो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड देगा तो दूसरा शेल्टर देगा, ऐसा, ठीक है। ये यूनिक रिलेशनशिप जो है वो पैरासाइट और होस्ट के बीच में नहीं होती ऐसा, क्योंकि पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट तो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, जबकि सिम्बायोसिस में ऐसा नहीं होता। सिम्बायोसिस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है, ठीक है, एक वाला हेल्प करेगा फूड देने में तो दूसरा वाला हेल्प करेगा शेल्टर देने में, तो दोनों आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं होता। जबकि पैरासाइट वाले में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, सिम्बायोसिस में दोनों का फ़ायदा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है क्वेश्चन आए कि भाई सिम्बायोसिस और पैरासिटिक जो है उसके बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो बच्चों अब आगे देखिए हम लोग, यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप द पैरासाइट हार्म्स द होस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम इट, ठीक है। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जो पैरासाइट है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, खाना तो उसको चाहिए पैरासाइट को, इसलिए खाना लेने के चक्कर में होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। जबकि सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ शांति से रह पाते हैं और दोनों का फ़ायदा होता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए दोनों का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स किसको बोलेंगे, प्लांट्स दैट शो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखता है तो उसको सिम्बायोटिक प्लांट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, टिक कर लो और नोट्स बना लेना। एग्जाम्पल में लाइकन्स जो हैं वो सिम्बायोटिक प्लांट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आल्गी बोलते हैं। सो आल्गी जो है, आल्गी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। अगर आल्गी के अंदर क्लोरोफिल है तो आल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना, हाँ कर सकता है, मतलब खाना बना सकता है। एंड फंगी, आल्गी है जिसके पास क्लोरोफिल है और फंगी है, फंगी ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो इसमें आल्गी जो है उसके पास में क्लोरोफिल है तो वो खाना बना सकता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जबकि फंगी है वो क्या करता है, वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह देता है आल्गी को, ठीक है। एंड हेल्प्ड इट टू सर्वाइव इन हार्श वेदर कंडीशंस, क्योंकि आल्गी खाली ये खाना बनाएगा तो फंगी क्या करेगा, फंगी शेल्टर देगा। सो आल्गी आराम से उसमें रह सकता है, हार्श कंडीशंस में भी वो आराम से रह सकता है, मतलब फंगी ने आल्गी को अपना घर दे दिया रहने के लिए, ठीक है। सो फंगी जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। सो फंगी वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में से एब्जॉर्ब करके आल्गी को दे देगा ताकि आल्गी उसकी हेल्प से अपना फोटोसिंथेसिस का काम वो कर सके। अब यहाँ पे बेटा एक टेबल दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लेना अगर आपके बुक में भी ऐसा है कुछ। तो इस टेबल में क्या दिया हुआ है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और पैरासिटिक रिलेशनशिप के बीच में डिफरेंस बिटवीन, ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, टिक कर लेना इसको। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड होस्ट एंड पैरासाइट। इसमें यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, एक होस्ट कहलाएगा एक पैरासाइट कहलाएगा, जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोएंट्स बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाने वाले जैसे यहाँ पे आल्गी और फंगी है ना, तो उनका कॉमन नेम क्या होगा, सिम्बायोएंट्स। जबकि पैरासिटिक में क्या होता है, द पैरासाइट इज़ बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज़ हार्म्ड। इसमें पैरासाइट को फ़ायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है। जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। पैरासाइट्स हैव मॉडिफाइड रूट्स कॉल्ड द होस्टोरिया टू सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो पैरासाइट के अंदर उनके रूट्स को मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनको होस्टोरिया कहते हैं, और इस होस्टोरिया रूट्स के हिसाब से वो लोग दूसरे होस्ट प्लांट में से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं। जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता।
हाँ और क्या। पढ़ा के रहने का। सो बच्चों अब देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। रिवाइवल का मतलब होता है मान लो कोई चीज़ खो गई थी फिर से वापस मिल गई, रिवाइवल। सॉइल न्यूट्रिएंट्स का रिवाइवल कैसे होता है? सॉइल ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खो दिए, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स अपना अपना काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं सॉइल में से, तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे ना सॉइल में से, तो फिर से सॉइल को रिचार्ज करने के लिए क्या होता है? सो प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल। सॉइल में से प्लांट्स को ये तीनों न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। बट इफ द सॉइल इज नॉट रिच इन दिस न्यूट्रिएंट्स इट विल रिजल्ट इन लेसर यील्ड ऑफ द क्रॉप। एज अ रिजल्ट द फार्मर्स विल सफर ह्यूज लॉस। ठीक है, अगर सॉइल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस अगर नहीं है, तो कोई भी फार्मर है उस लैंड पे अगर खेती कर रहा है तो उसकी फसल को, उसकी क्रॉप को ये तीनों न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे नहीं, तो फार्मर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। अब ऐसे में होगा क्या? सिंस द सेम लैंड इज यूज्ड फॉर रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेनिश द सॉइल टू एंश्योर अ गुड यील्ड। तो ये है सॉल्यूशन। अगर सॉइल ने ये न्यूट्रिएंट्स को खो दिया या फिर सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सो फार्मर ने उसका रास्ता क्या ढूंढा है? हमारे इंसान के पास उसका रास्ता क्या है कि हम लोग केमिकली मेड ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, फर्टिलाइज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार उसी लैंड पे खेती हो रही है, बार बार क्रॉप्स उगा रहे हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसीलिए फार्मर्स फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि सॉइल के पास में वो न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस चले जाएं और आगे जाके उसको अच्छी खेती हो। गुड यील्ड मतलब ज़्यादा अनाज उसको मिले, अच्छा अनाज मिले। अब दूसरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि इस पर से भी क्वेश्चन आता है। देखो, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती है ना, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि सीरियल क्रॉप्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जबकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन भरा होगा, इसीलिए ना, इसलिए उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए उतना। क्यों ऐसा? वाई लेग्यूमिनस क्रॉप्स डू नॉट नीड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र? बिकॉज the roots of leguminous plants contain legumes or nodules within which reside bacteria called rhizobium। क्यों लेग्यूमिनस क्रॉप्स को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं चाहिए? क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स के जो रूट्स होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके अंदर लेग्यूम्स होता है। लेग्यूम्स के अंदर ही एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। आप बोलोगे भाई ये बैक्टीरिया क्या उखाड़ लेगा फिर? क्यों? ये बैक्टीरिया इनके लिए हीरो का काम करता है, एकदम पूरा बेस्ट फ्रेंड का काम करता है। आखिर बैक्टीरिया क्या करता है? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, अ सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। सो ये जो बैक्टीरिया है ना, वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट जो है वो सॉइल में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, तो वो सॉल्युबल है, एक सॉल्युबल फॉर्म है। सॉल्युबल फॉर्म है, लिक्विड जैसा हो जाएगा, तो उसको रूट्स एब्जॉर्ब आराम से कर लेते हैं। ठीक है। और जो प्लांट्स है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दिस बैक्टीरिया। अब प्लांट्स बदले में क्या देता है? प्लांट्स ना बदले में न्यूट्रिएंट्स देता है बैक्टीरिया को, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे जिंदा रह सके, अपना कर सके काम। देखो नेचर ने कितना ज़बरदस्त तरीका अपनाया है ना हर एक चीज़ को ठीक रखने में। Peas, beans, pulses are examples of leguminous plants। leguminous plants मतलब कौन? ये peas, beans, pulses, ये सब leguminous plants है। सो बच्चों इसी के साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आगे जाके आपको पता है कि भाई इसके अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं ना इस चैप्टर में, इस तरफ यहाँ पे ये कीवर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स भी बेटा आप अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि इस पे से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता देना, अगले वीडियो में मैं उस मिस्टेक को सुधारने का ट्राई करूँगा। चलो मिलते हैं आगे। टेक केयर, बाय बाय।